क्या आप भी अपने वेबसाइट पर कुछ ऐसे एनिमेशन शो कराना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग CSS एनिमेशन को सीखने वाले हैं एंड CSS एनिमेशन पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद CSS एनिमेशन। हम CSS में एनिमेशन क्यों पढ़ते हैं, तो आई होप मुझे इसे एक्सप्लेन करने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी कि एनिमेशन हम लोग क्यों पढ़ते हैं CSS में। तो बेसिकली CSS एनिमेशन के थ्रू हम अपने वेबसाइट में जान डाल सकते हैं, उसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है की फ्रेम्स। तो ये की फ्रेम क्या होते हैं? तो बेसिकली की फ्रेम्स का यूज़ करके हम किसी भी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। पहले हम लिखते हैं @keyframes और उसके बाद एनिमेशन का नाम लिखते हैं। मतलब जो भी हम एनिमेशन बनाने जा रहे हैं उसका एक हम नाम लिखेंगे, वो हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं। एंड उसमें हम दो चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, एक फ्रॉम एंड एक टू। मतलब कि जिस एलिमेंट पे हम एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए वो डिसाइड करेगा हमारा फ्रॉम। एंड टू क्या डिसाइड करेगा कि वो एनिमेशन चेंज होके कहाँ तक जाना चाहिए, तो वो टू डिसाइड करेगा। एंड इन दोनों के अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर डिफाइन करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था एनिमेशन के, एंड सो ऑन। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि HTML में मैंने एक सिंपल सा कोड लिख लिया है जिसमें मैंने एक डिव क्रिएट किया है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड एक स्टाइल शीट क्रिएट किया है जिसे मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया है यहाँ। ओके, अब इस स्टाइल शीट में मैंने एक सिंपल सा स्टाइल ऐड किया इस डिव में, जिससे कि मैंने इस डिव को हाइट एंड विड्थ दे दिया है। एंड साथ ही मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को रेड पर सेट कर दिया है। अब हम समझ लेते हैं इस की फ्रेम को। तो हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये अपना कलर चेंज करे रेड से ग्रीन की तरफ। ओके, और ये एनिमेशन हमें दिखे। तो वो काम करने के लिए हम की फ्रेम का यूज करते हैं। कैसे? तो हम सिंपली लिखेंगे @keyframes। ओके, जैसा कि हमने यहाँ पर सिंटेक्स में देखा था। इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज कलर। ओके, तो हमने की फ्रेम लिख दिया और एक एनिमेशन का नेम लिख दिया। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे एंड इसके अंदर हम फ्रॉम और टू का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, कि हम कहाँ से कहाँ तक चेंज करना चाहते हैं। तो फ्रॉम में हम एक प्रॉपर्टी वैल्यू लिख देते हैं जो कि है हमारा बैकग्राउंड कलर, यानी हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं। कहाँ से? तो हम चाहते हैं कि रेड से, यानी फ्रॉम रेड टू वो हो जाए बैकग्राउंड कलर ग्रीन, या इसे कर देते हैं ग्रीन येलो। ओके, तो इस तरीके से हम की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। तो इतना करके हमने अपने एनिमेशन को क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये इस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए। तो वो कैसे करेंगे हम? इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे एक प्रॉपर्टी जो कि है एनिमेशन नेम। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे एनिमेशन नेम। एंड इसके अंदर हम एनिमेशन का नेम लिखेंगे, क्या? जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था। क्या था यहाँ पे? चेंज कलर। तो सिंपली हम इसे यहाँ पर लिख देंगे एंड सेमीकोलन। तो अब हम रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ पर कोई चेंज होता दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एनिमेशन का टाइम डिफाइन नहीं किया कि एनिमेशन कितने देर तक शो हो। तो वो डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखना होगा जो कि है एनिमेशन ड्यूरेशन। ओके, इसके अंदर हम कुछ भी टाइम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड, यानी कि जो भी हमारा एनिमेशन है उसे 5 सेकेंड तक शो कराएं। अब अगर हम देखें तो ये पहले रेड था और अब ये रेड से ग्रीन की तरफ चेंज हुआ। ओके, तो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसे काम करता है। ये पहले रेड था और अब ग्रीन हो गया। तो हमने कैसे किया? सबसे पहला काम, की फ्रेम्स का यूज़ करके हमने एक एनिमेशन बनाया और उसके बाद जिस भी एलिमेंट पे हम वो एनिमेशन अप्लाई करना था उसमें हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया एनिमेशन नेम। एंड उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी डिफाइन किया एनिमेशन ड्यूरेशन, कि वो एनिमेशन कितने देर तक शो हो। एंड इन दो चीज़ों का यूज़ करके हमने एनिमेशन को क्रिएट कर दिया। इसके बाद अब ये जो की फ्रेम प्रॉपर्टी है इसे हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आप कुछ परसेंटेज से रिलेटेड देख सकते होंगे। तो ये क्या है?
तो फ्रॉम और टू तो हमने पढ़ लिया कि क्या, कि अगर हमें रेड से ग्रीन की तरफ शिफ्ट करना है अपने एलिमेंट के कलर को, तो हमने ये तरीका अप्लाई किया। पर वहीं अगर क्या होता कि हम चाहते हैं कि पहले तो हमारा जो कलर है, यानी पहले जो हमारे एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर है वो रेड से हो जाए ब्लू, ब्लू से हो जाए ग्रीन, ग्रीन से हो जाए ब्लैक, तो इतने सारे ट्रांजिशन को हम कैसे करते? तो फ्रॉम टू से तो ये होने वाला नहीं है, तो उसका क्या तरीका होगा? तो ये परसेंटेज का तरीका होगा। तो इसे हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एनिमेशन ड्यूरेशन क्या दिया? 5 सेकेंड का। ओके, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 0%, तो 0% ऑफ 5 क्या होता है? 0। यानी 0th सेकेंड पे हमारे एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड पर सेट हो। ठीक है, उसके बाद एनिमेशन के 50th% पे हम चाहते हैं कि हमारे जो एलिमेंट का कलर है वो ग्रीन येलो हो जाए। तो हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि 50th% यानी कि 5 सेकेंड का 50th% यानी कि 2.5 सेकेंड्स पे, तो एग्जैक्ट 2.5 सेकेंड्स पे हमारे एलिमेंट का कलर ग्रीन येलो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं 100%, यानी कि जब 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाए तब हमारे एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक। आप इसे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो एलिमेंट था इसका पहले बैकग्राउंड कलर था रेड, देन ये चेंज हुआ ग्रीन पे, एंड एट लास्ट ये चेंज हो गया ब्लैक पे। तो आई होप आपको ये की फ्रेम्स यूज़ करना आया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है उसे हमने ऑलरेडी देख लिया, जो कि है एनिमेशन नेम, जिसे हमने यहाँ पर डिफाइन करके देखा था। इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी था एनिमेशन ड्यूरेशन, इसे भी हमने देख लिया। देन इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन डिले। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एनिमेशन है वो कुछ डिले के बाद शो होना शुरू हो, मतलब जैसे कि जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो एनिमेशन अभी से ही शो होना शुरू हो गया। पर क्या हो कि मैं अगर चाहूँ कि मैं रिफ़्रेश करूँ जब इस पेज को, तो ये जो एनिमेशन है ये 2 या 3 सेकंड बाद स्टार्ट हो। तो उसी काम को करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एनिमेशन डिले, एंड इसमें हम टाइम में वैल्यू एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स। तो अब क्या होगा कि जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो 3 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, और 3 सेकंड बाद इस एलिमेंट में एनिमेशन दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन आइटरेशन काउंट। तो ये क्या है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पेज को करता हूँ रिफ़्रेश, तो अब इस एलिमेंट में एनिमेशन होना शुरू हुआ, एंड जब इसका कलर ब्लैक हुआ, यानी कि ये जब यहाँ पर पहुँचा तो एनिमेशन रुक गया। पर क्या हो कि हम चाहते हैं कि ये जो एनिमेशन है ये 2 बार, 3 बार या 4 बार ऐसे शो हो, तो उसी काम को करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं एनिमेशन आइटरेशन काउंट। ओके, तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे एनिमेशन आइटरेशन काउंट, एंड इसमें हम कोई भी नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर? जितने बार हम अपने एनिमेशन को रिपीट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने एनिमेशन को 3 बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर नंबर लिख देंगे 3, एंड अब अगर हम रिजल्ट देखें तो 3 सेकंड बाद एनिमेशन शुरू होगा, और ये अब शुरू हुआ, एंड ब्लैक होते ही पहला एनिमेशन कंप्लीट हुआ, देन हुआ रेड, उसके बाद फिर से ये ब्लैक हुआ 2, एंड फिर से ये एनिमेशन हुआ, ब्लैक हुआ, एंड स्टॉप हो जाएगा। अब तो 3 बार ये हमारा एनिमेशन रिपीट हुआ। पर क्या हो, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एनिमेशन है ये रिपीट होता ही रहे, मतलब रुके ही ना। जैसे ये अभी स्टैटिक हो गया और हम इसे डायनेमिक ही रखना चाहते हैं, तो उस केस में हम यहाँ पर लिख देंगे इनफाइनाइट, मतलब जो हमारा एनिमेशन का रिपीटेशन है वो इनफाइनाइट टाइम्स होता रहे। अब जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो फर्स्ट 3 सेकंड कुछ नहीं होगा एनिमेशन डिले के कारण, और जब ये एनिमेशन होना शुरू होगा तो अब ये नहीं रुकेगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स होता ही रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन डायरेक्शन का। अब ये क्या है? तो ये हमारे एनिमेशन के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन डायरेक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर इस कोड में कुछ चेंजेस किए हैं। सबसे पहला काम, मैंने इस डिव को पोजीशन इक्वल टू रिलेटिव दे दिया, यानी कि अब इस डिव का जो पोजीशन है वो किसके रिलेटिव हो गया? इस बॉडी के रिलेटिव। तो फ्रेंड्स, अगर आपने CSS पोजीशन को नहीं पढ़ा तो आप इस वाले आई बटन पर क्लिक करके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने CSS पोजीशन को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगला काम, मैंने यहाँ पर की फ्रेम्स में कुछ एडिट किया है। क्या? तो बैकग्राउंड कलर के साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एलिमेंट है वो ट्रांसलेट भी हो। कैसे? तो जब हमारा एनिमेशन 0th% पे हो तो ये एलिमेंट
यहीं पर है, यानी कि लेफ्ट से 0 टॉप से 0। जब हमारा एनिमेशन 25% पे पहुंचे तो बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो एंड लेफ्ट से उसे एक शिफ्ट मिल जाए 200 पिक्सल के जितना। उसके बाद बाकी का आप देखकर समझ सकते हैं कि जब हमारा एनिमेशन 58% पे हो तो वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। ओके, यानी 100% एनिमेशन पूरा होते होते वो अपने ओरिजिनल स्पेस पे वापस आ जाएगा। तो एक बार इस एनिमेशन को देख लेते हैं। मैं करता हूँ यहाँ रिफ्रेश, 3 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एनिमेशन होना शुरू हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एनिमेशन कैसे हो रहा है। इसके बाद हमें जानना है एनिमेशन डायरेक्शन को। तो इसमें कुछ 4 वैल्यूज़ होती हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा रिवर्स्ड, तीसरा अल्टरनेट एंड चौथा अल्टरनेट रिवर्स। इन्हें समझ लेते हैं एक बार। तो हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे एनिमेशन डायरेक्शन। तो अगर हम एनिमेशन डायरेक्शन को रखते हैं नॉर्मल, तो जैसा एनिमेशन हमें यहाँ पर दिख रहा है ये सेम ऐसा ही रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एनिमेशन है वो रिवर्स हो जाए, मतलब वो उल्टा एनिमेशन हमें दिखना शुरू हो जाए, जैसे कि एनिमेशन क्या था, ये एलिमेंट यहाँ ऐसे शो हो रहा था, पर रिवर्स करते ही ये एनिमेशन जो है ये ऐसे होना शुरू हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं कैसे। मैं यहाँ पर सिंपली वैल्यू को लिख दूंगा रिवर्स। तो अब ये एलिमेंट उल्टा एनिमेशन शो कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो एनिमेशन डायरेक्शन का कुछ ये यूज़ होता है। सेम हम अल्टरनेट कर सकते हैं। अल्टरनेट का क्या मतलब, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको एनिमेशन आइटरेशन काउंट को भी इनेबल करना होगा। तो अब अगर आप देखें तो पहले एनिमेशन ऐसे शुरू हुआ, अब ये उल्टा होना शुरू हुआ। ओके, और जब ये यहाँ जाएगा तो वापस से इधर से एनिमेशन दिखना शुरू होगा। तो आई होप आपको अल्टरनेट का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका कब और कैसे यूज़ होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी था वो था अल्टरनेट रिवर्स। अल्टरनेट रिवर्स, तो इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि अल्टरनेट जब हम रख रहे थे तो शुरुआत में ये एनिमेशन ऐसे हो रहा था, यानी कि जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू था, और पहला काउंट जब हो रहा था तो ये सीधा एनिमेशन शो करेगा, सेकंड काउंट में उल्टा एनिमेशन, थर्ड में सीधा, फोर्थ में उल्टा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और अल्टरनेट रिवर्स में क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा उल्टे से, देन होगा सीधा, देन उल्टा, देन सीधा। ओके, तो अल्टरनेट रिवर्स का कुछ ये काम होता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब ये क्या है, तो ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एनिमेशन है ये यूनिफॉर्म स्पीड शो करे, तो उसके लिए हम वैल्यू यूज़ करेंगे लीनियर। मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एंड अगर मैं इससे वैल्यू सेट कर दूँ इसका लीनियर, तो ये कुछ ऐसा शो होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो स्पीड है एकदम यूनिफॉर्म है, एकदम लीनियर है। और वहीं अगर मैं इसे ईज पर सेट कर दूं तो ये एकदम सॉफ्ट एनिमेशन शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ एकदम से कहीं ब्रेक नहीं लग रहा। ओके, एकदम सॉफ्ट एनिमेशन दिखा रहा है। वहीं अगर मैं ईज इन लिखूं तो स्टार्ट करेगा सॉफ्टली, पर एंड ये एक सडन स्टॉप के साथ कर सकता है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट में एकदम आप देखेंगे एक सॉफ्टनेस नज़र आएगा, पर वो थ्रू आउट सॉफ्टनेस शो नहीं होगा। वहीं अगर मैं ईज इन की जगह ईज आउट करूं तो वो एंडिंग में एक सॉफ्टनेस शो करेगा, जो कि स्टार्टिंग में या बीच में कहीं शो नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखें तो एक सॉफ्टनेस आपको फील होगा। और अगर मैं ईज इन आउट दोनों रखूं, इन आउट, तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में दोनों समय एक स्मूथनेस शो करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, एक स्मूथनेस आपको दिख रही होगी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है एंड लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि हमारा एनिमेशन फिल मोड, इसे भी हम समझ लेते हैं। इसमें हम 4 वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। पहला नन, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। उसके बाद फॉरवर्ड, बैकवर्ड, देन बोथ। तो यहाँ पर फॉरवर्ड, बैकवर्ड और बोथ, इन तीनों को समझने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर कोड में एक एडिट कर दिया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 एनिमेशंस को रखा है। ओके, यानी कि अब ये जो हमारा एलिमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा बस। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं नन,
यानी कि एनिमेशन फिल मोड को हमने रखा नन। तो होगा क्या, अब यहाँ आप अगर देखें तो ये जो एलिमेंट था ये यहाँ से शुरू हुआ, ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे गया एंड वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। तो क्या हो अगर हम चाहते हैं कि अपने एंडिंग पोजीशन पे रुक जाए, यानी कि जो हमने यहाँ पर एनिमेशन की फ्रेम में डिसाइड किया था ये उसके 100% पर जाके रुक जाए, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे फॉरवर्ड्स। इससे होगा क्या कि जो एनिमेशन लास्ट में शो करेगा वहीं पर एलिमेंट रुक जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एनिमेशन कंप्लीट करने के बाद ये एलिमेंट अब अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रॉपर्टी है बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड क्या करता है कि एनिमेशन डिले के दौरान जो प्रॉपर्टी इनिशियल की फ्रेम में सेट होती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि ये जो इनिशियल वाला प्रॉपर्टी था उसे ये शो करेगा कब, एनिमेशन डिले के दौरान, एंड देन एनिमेशन जो है नॉर्मली शो होगा। और इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसके कलर को ब्लू पर सेट कर देते हैं, और मैं क्या करता हूँ कि इसे तो पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि एलिमेंट का जो बैकग्राउंड कलर था ये पहले ब्लू पर सेट था, और मैं एक और काम यहाँ क्या करता हूँ, इससे भी रिमूव कर देता हूँ। तो अब जब मैं एनिमेशन को अप्लाई करूँगा, एनिमेशन नेम को, तो होगा क्या, ये ब्लू से पहले चेंज हुआ रेड पे, यानी जब एनिमेशन शुरू हुआ तब ये चेंज हुआ रेड पे, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि स्टार्टिंग में रेड हो, उसके बाद येलो हो जाए। पर डिले के दौरान ये क्या शो कर रहा था, जो हमने इनिशियली सेट किया था। पर वहीं अगर हम चाहते हैं कि ये जो पहला की फ्रेम का वैल्यू है ये ही शो होना चाहिए डिले के दौरान, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन फिल मोड का, और इसे हम वैल्यू देते हैं बैकवर्ड्स। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा एनिमेशन है ये डिले के दौरान भी पहला की फ्रेम का वैल्यू ही शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो डिले के दौरान भी ये यही वैल्यू शो कर रहा है, एंड जब ये एनिमेशन शुरू होगा तो ये गया एंड तक और वापस से आ गया स्टार्ट। पर अगर हम चाहते हैं कि ये डिले के दौरान ये वैल्यू शो करे एंड जब एनिमेशन ख़त्म हो जाए तो ये वैल्यू शो करता रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं बोथ पे। यानी बोथ से क्या होगा कि हमने तो इसे बैकग्राउंड कलर दिया था इस एलिमेंट को ब्लू, पर जब एनिमेशन शुरू हुआ तो डिले के दौरान भी इसने इस वैल्यू को शो किया, एंड एनिमेशन के थ्रू आउट तो ये इन दोनों वैल्यू को शो करेगा ही, पर एनिमेशन के ख़त्म होने के बाद ये इस वैल्यू के बेसिस पर ही सेट हो गया। तो आई होप आपको इन चारों वैल्यूज़ का मतलब समझ में आ गया होगा। इन चारों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो नन का मतलब कुछ भी नहीं, या इसे आप डिफ़ॉल्ट भी समझ सकते हैं। फॉरवर्ड का मतलब एनिमेशन जहाँ रुके वहीं एलिमेंट भी रुक जाना चाहिए। बैकवर्ड्स का मतलब डिले के दौरान इनिशियल की फ्रेम का वैल्यू शो करे, एंड बोथ का मतलब ये दोनों साथ में हो, मतलब डिले के दौरान इनिशियल वैल्यू शो करे एंड जब एनिमेशन एंड हो जाए तो एनिमेशन का एंड वैल्यू शो करे। तो आई होप आपको ये चारों वैल्यूज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने CSS एनिमेशन को अच्छे से सीख लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उस वीडियो को मैं इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर दूंगा। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब तक वो वीडियो अपलोड भी हो चुका होगा, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैंने ये जो नोट्स यूज किया है इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में CSS एनिमेशन प्रोजेक्ट के साथ।